अच्छा, पावरमेल प्रोग्रामिंग के लिए हम पहले इस तरह करते हैं। पावरमेल के मेट्रिक को ओपन कर लेते हैं। तो ये पावरमेल ऑन हो गया। अभी ये हमारा वर्क एरिया है जहाँ पे हमारा फाइल जो है ना वो इंपोर्ट होगा। और ये एनसी प्रोग्राम टूल पाथ, जब हम इनसे प्रोग्राम जनरेट करते हैं तो वो यहाँ पे आएगा, टूल पाथ यहाँ पे आएगा। तो ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अपना फाइल यहाँ से इंपोर्ट करके फाइल इंपोर्ट मॉडल में यहाँ पे आके जहाँ पे आपके पास फाइल पड़ा हुआ तो आपने यहाँ पे क्लिक करके उस डेस्टिनेशन में चले जाना है। और ये फाइनल बकेट, अभी मैंने एक फाइल बनाया हुआ है, इस पे काम करते हैं। इस फाइल का फॉर्मेट DGK है। DGK के फॉर्मेट के अलावा कोई फॉर्मेट पावरमेल जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता। तो DGK फॉर्मेट इसके लिए लाजमी है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो ये फाइल हमारे साथ ओपन हो गया है। इसको हम देख सकते हैं इस तरह। तो सबसे पहले हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है, अपनी सेटिंग करनी है कि ये जो अभी इसका मैं ये शेड व्यू ऑफ करता हूँ तो इसका जस्ट वायर फ्रेम मुझे दिखाई देता है, वायर फ्रेम। और यहाँ से अगर मैं वायर फ्रेम ऑफ करूँ तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मॉडल अभी पड़ा हुआ है लेकिन हमने वायर फ्रेम और शेड दोनों को ऑफ़ किया हुआ है। शेड को अगर ऑन करूँ तो ये नज़र आ जाता है। वायर फ्रेम अगर इसको ऑफ करता हूँ, वायर फ्रेम को ऑन करता हूँ तो ये नज़र आ जाता है। दोनों भी ऑन हो सकते हैं। इसके एजेस पे वायर फ्रेम नज़र आएंगे और शेड भी होगा। तो ये शेड और वायर फ्रेम का बटन है। ये हमारे पास पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन, ये साइड है, लेफ़्ट राइट, फ्रंट और बैक हो गया इस तरह। फ्रंट और यहाँ पे थोड़ा माउस छोड़ के तो ये विंडो हो जाती है, तो इसमें ये फ्रंट और ये बैक इस तरह। सबसे पहले ये जो सबसे पहले व्यू है वो Z टॉप और Z बॉटम, यहाँ पे लेफ़्ट और राइट व्यू। और ये एसिमेट्रिक व्यू है हमारे पास 3D ये वाली। तो आप अगर इसको देख ले तो इसकी अलाइनमेंट अभी ठीक नहीं हुई। ये हमारा Z एक्सिस अब यहाँ पे गलत आ रहा है, Y एक्सिस भी गलत आ रहा है। तो इसको पहले हम इसको अलाइन करते हैं। अलाइन करने के लिए हम देखते हैं इस मॉडल को वायर फ्रेम ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस मॉडल को हमने किस एक्सिस पे रोटेट करना है कि ठीक हो जाए। तो चलिए देखते हैं, इसको हम रोटेट करते हैं X एक्सिस पे। रोटेशन के लिए मॉडल में आते हैं, मॉडल में एडिट में रोटेट में जिस एक्सिस से रोटेट करना हो तो उस एक्सिस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, X, तो X यहाँ पे रोटेशन मैं दे देता हूँ 90 डिग्री, इसकी रोटेशन मुझे चाहिए। तो ये रोटेट हो गया। इसको अगर हम अभी 3D आइसोमेट्रिक व्यू में देखें तो ये हमारा Y एक्सिस और ये X एक्सिस, चूँकि मशीन के हिसाब से अभी भी ये गलत है। मुझे इस तरह चाहिए कि मैं इसको मशीन पे इस तरह लगाऊँ, इस तरह, इस शेप, इस पोजीशन पे, कि ये वाला एक्सिस है ये हमारा X हो जाए और ये वाला Y एक्सिस हो जाए और अप डाउन वो Z हो जाए। तो इसके लिए फिर मैं Z एक्सिस से रोटेट करूँगा। तो यहाँ पे मॉडल में आके एडिट रोटेट और ये Z एक्सिस यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, तो ये अभी 90 पे रोटेट हो गया है और बिल्कुल ठीक रोटेट हो गया है। जिस तरह मुझे चाहिए था वो उसी तरह बन गया। ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, दोनों में रोटेट हो गया है, दोनों में सही पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तो ये रोटेशन इसकी ठीक हो गई है, लेकिन ये जो वर्क प्लेन है तो ये एग्जैक्टली मुझे सेंटर पे चाहिए कि इस पूरे जॉब के सेंटर पे ये वर्क प्लेन आ जाए। तो इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स करने हैं। वो स्टेप्स जो है ना, इसको मैं शेड व्यू ऑन करता हूँ और वो स्टेप्स ये हैं कि मैं मॉडल में जाता हूँ, यहाँ पे एडिट में आके मूव, पहले हमने रोटेट की थी, अभी मूव कर रहा हूँ। मूव में सबसे पहले X आता है तो इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे मॉडल में आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ये हमें पोजीशन दिखाता है कि ये X में
मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है, मिनिमम और मैक्सिमम सारा। तो मैं इस मैक्सिमम वैल्यू को सारों को ले लेता हूँ डबल क्लिक से और इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आके एडिट में मूव और एक्स में मैं इसके साथ पहले माइनस लगा के कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। तो ये एक्स में जितनी भी ये 55.6799 जो वैल्यू थी वो अभी मैंने माइनस इसके साथ लगा दी तो ये क्रॉस हो गई। तो जितने भी डिस्टेंस था वो सारा माइनस में आ गया। ये एक्स माइनस और एक प्लस वाई माइनस वाई प्लस ये सारा मैं बाद में आपको समझा दूंगा कि इसकी पीछे लॉजिक क्या है। अभी आप जो है ना बस इस तरह करें कि इसके ये मैक्सिमम या मिनिमम सारे वैल्यूज़ को लेके यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें मूव में। अगर प्लस वैल्यू आपने ली है तो उसके साथ अपने माइनस लगा के पेस्ट करनी है कंट्रोल वी के साथ और उसको मूव करना है तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। मतलब पूरा जॉब एक ही कॉर्नर पे एक ही साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये z वैल्यू है तो यहाँ पे मैं z में आके मूव z और माइनस कंट्रोल वी के साथ पेस्ट ये हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ अभी अपडेट नहीं हुई तो वैल्यूज़ अपडेट करने के लिए और अपडेटेड वैल्यू देखने के लिए इसको मैं क्रॉस करता हूँ और मॉडल पे आके प्रॉपर्टीज़ में ये देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 हो गया, इसका भी 0, इसका भी 0, सारों का 0 हो गया। अभी ये जॉब जो है ये बिल्कुल वर्क प्लेन इसके कॉर्नर में पड़ा हुआ है। आप अगर इस डायरेक्शन में आके देख लें और यहाँ से इस तरह देख लें तो ये इसके कॉर्नर में है। तो मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक जितना है तो उसके आधे उसके दरमियान में हमें यह वर्क प्लेन चाहिए। और इसी तरह वाई में यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे और इसको मिड में ले आएंगे। तो इसके लिए मैं मॉडल में जाता हूँ, मॉडल में प्रॉपर्टीज़ में इस वैल्यू को मैं उठाता हूँ कॉपी, यहाँ पे आके कैलकुलेटर में मैं इस वैल्यू को पेस्ट करता हूँ और पेस्ट फिर इस वैल्यू को डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू मैं इससे कॉपी करके ये जो डिवाइड बाई 2 वैल्यू आ गई है इसको मैं कॉपी करके मॉडल में आके यहाँ पे मूव में आके एक्स और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हाफ एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो गया है हाफ। सेम यही प्रोसीजर हमने वाई के लिए अप्लाई करनी है। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट और डिवाइडेड बाई 2। तो ये कॉपी मॉडल में आके मूव में आके वाई ये पेस्ट। ओके, सो इसको मैं ओके कर देता हूँ तो इसने मूव कर दिया है। ठीक है, अभी अगर मैं ये देखे अभी भी 0 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसको मैं कैंसिल करके दोबारा देखूँ तो ये आप देख लें एग्जैक्टली मिड पे है। एक्स जो मिनिमम वैल्यू है वो और मैक्सिमम दोनों सेम है। मतलब कि इसके इस तरफ जितना जॉब पड़ा हुआ है तो उतना ही इस तरफ भी पड़ा हुआ है। मतलब कि ये वर्क प्लेन इस जॉब के एक्स एक्सिस के बिल्कुल सेंटर पे है। और सेम वाई में भी जितना नेगेटिव का मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना नेगेटिव में पड़ा हुआ है तो पॉजिटिव भी उतना ही पड़ा हुआ है। पॉजिटिव मतलब यहाँ से यहाँ तक। ये जो आप एरो देख रहे हैं इस डायरेक्शन में अगर कोई वैल्यू होगी जितने डिस्टेंस होगा तो वो सारा पॉजिटिव होगा ये वाला। और इस एरो के ख़िलाफ़ ये वाली डायरेक्शन ये नेगेटिव होगी। सेम इसी तरह अगर यहाँ से हम मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव और इसी एरो के डायरेक्शन में ये पॉजिटिव। और इसी तरह अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो जेड एक्सिस भी इसी तरह ही वर्क करता है कि यहाँ से ऊपर एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव सारे वैल्यू होगा इस जगह पे और यहाँ से नीचे सारा नेगेटिव। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो -35 दिखा रहा है मतलब ये है कि ये जॉब यहाँ से 35 मिलीमीटर पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, और पॉजिटिव जो है वो 0 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 0 0 है। मैक्सिमम मतलब कि अगर इसको हम इस साइड से देख लें तो ये कह रहा है कि इस z एक्सिस में यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0 0 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जॉब, हमारा पोजीशन हो गया है।
एक सेंटर में अलाइन हो गया है। अच्छा, इसके बाद हमने ब्लॉक क्रिएट करना है और उससे हमें पता लगेगा कि ये जो जॉब हमारा बन रहा है तो इसके लिए मिनिमम कितना मटेरियल हमें चाहिए। इसके लिए अगर आपने कोई जॉब CNC में कोई इस तरह बनानी है तो फिर आपने अपने क्लैंपिंग के हिसाब से भी देखना है कि हमने इसकी क्लैंपिंग इस मशीन के बेड पे किस तरह करनी है, वो भी आपने देखना है। तो चलिए यहाँ से ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक में यहाँ से फिर आप क्लिक करता हूँ, यहाँ से ब्लॉक क्लिक करके ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसने ब्लॉक खुद ही कैलकुलेट कर दिया है और ये बता रहा है कि मतलब x मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। इन दोनों का अगर आप प्लस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो y इस तरह, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। और इस तरह से हम z का भी, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंशन हम देंगे कि यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये इसे हम टॉप से देखते हैं, ये एग्जैक्टली इस एज पे बिल्कुल फिट बैठ गए हैं। तो एक्सपेंशन थोड़ा सा हम देंगे कि यहाँ से ब्लॉक थोड़ा सा बाहर निकल जाए, यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ से और यहाँ से, कि ये जो हमारा वो है टूल पाथ है कि वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सपेंशन में 4 मिलीमीटर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कैलकुलेट का बटन दबा के कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख लें इसने, अच्छा एक गलती मैंने की है, इसको मैं 0 करता हूँ, 0 और कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, गलती ये थी कि ये जो Z एक्सेस है इसको मैंने ब्लॉक करना है, इसको लॉक करना है कि इसमें एक्सपेंशन ना हो, जस्ट X और Y में हो। यहाँ पे फिर मैं 4 प्रेस करके कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाता है। अच्छा, ये मुझे एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट से पहले हम देख लेते हैं कि इस जॉब के लिए हमें X में कितनी वो दरकार होगी, रफ मटेरियल कितनी दरकार होगी। तो इसको आप डबल क्लिक करके अच्छा, इसको आप इस तरह ही देख लेते हैं। 73.69 मतलब 73.7 हम ले सकते हैं। 73.7 मल्टीप्लाई बाय 2, 147 मिलीमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो हमें X में लेंथ चाहिए वो 147 मिलीमीटर होने चाहिए। अराउंड अबाउट आप 50 ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा Y में 45.2 है, तो Y के लिए 45.25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 90 हो गया। तो मतलब X के लिए 150 और Y के लिए 90 या 95 या 100 इस तरह कुछ हमें चाहिए, तो तभी ये जॉब हमारे पास बनेगी। और उसके अलावा Z में जो है ना वो -33 मतलब 34, मतलब कि Z में उसकी जो ब्लॉक ले रहे हैं तो उसकी थिकनेस जो है ना वो 34 मिलीमीटर होने चाहिए। एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पे मशीनिंग चाहिए कि मैं यहाँ पे मशीनिंग कर लूँ, बाद में जो है ना मैं इस जॉब को इस तरह रोटेट करके वो मशीनिंग यहाँ पे कर लूँ इस एरिया में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें यहाँ पे मशीनिंग किस तरह होगी और उसका हम G कोड किस तरह जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मशीनिंग के लिए मैं सबसे पहले ये जो ब्लॉक हमारा है तो इसको मैं यहाँ पे हाइट करता हूँ। ये ब्लॉक का हाइट का बटन है, इससे ब्लॉक ऑन और ऑफ होगा। ठीक है, ब्लॉक में कोई चेंजेस नहीं आएगी, सिर्फ ऑन ऑफ होगा। अच्छा, अगर हमने स्पेसिफाई करना है कि इसी जगह पे मशीनिंग करनी है तो इसी जगह पे हमने एक बाउंड्री क्रिएट करनी है कि मतलब टूल को बताना है कि इसी जगह से आपने बाहर नहीं जाना। तो उस बाउंड्री क्रिएट करने के लिए मैं बाउंड्री पे आता हूँ, बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, और यहाँ पे यूज़र डिफ़ाइन। ठीक है, यूज़र डिफ़ाइन में मैं यहाँ पे स्केच में आ जाता हूँ
कि मैं खुद ही एक स्केच बनाना चाहता हूँ कि उससे आपने बाहर नहीं जाना, हमने टूल को बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, ये बाउंड्री थोड़ी सी गलत बन गई, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। बाउंड्री यहाँ पे है कि डिलीट बाउंड्री, और इसको मैं वायर फ्रेम पे आके लाके छोड़ देता हूँ। अभी मैं बाउंड्री क्रिएट करता हूँ, तो अभी इंशाल्लाह सही बनेगी। ये बाउंड्री क्रिएट बाउंड्री यूज़र डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे आके स्केच में आके मैं बाउंड्री, सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये इसको, तो ये लाइन सीधी लग गई है। ठीक है, अभी मैंने इस जगह को टारगेट करना है, तो ये लाइन यहाँ पे आ गई है। तो इस जगह से सीधा सीधा जो है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया। खैर, अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी है तो कोई बात नहीं है, इसको हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अभी इससे यहाँ पे, अभी इससे यहाँ पे, से यहाँ पे इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा इसको मूव करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ना, हम इसकी ये वाली जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये वाली, ठीक है, फिर ये वाली, कि मतलब वो जगह भी पूरी आ जाए वहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ये खुद ही क्लोज हो जाता है, एक्सेप्ट। तो ये बाउंड्री हमारे पास ये वाली बन गई है। ठीक है, अभी हमने टूल को बताना है कि आपने इस बाउंड्री से निकलना नहीं है। इसको अगर हम टॉप से देख लें तो ये बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। और ये जो अंदर का ये कैविटी वाला काम है, तो ये वाला हम अभी यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बाउंड्री क्रिएट हो गई है, तो इसके बाद हमने टूल को क्रिएट करना है कि किस टूल पे अभी हमने काम करना है। तो सबसे पहले हम अपने डायरेक्टर में देख लेंगे कि हमारे पास टूल कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो उसके बाद जो है ना, उस टूल के हिसाब से हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास अभी एक टूल मौजूद है जो कि उसकी डायमीटर है 4.5 मिलीमीटर और 3.5 mm का 3 फ्लूट का वो टूल है, और तकरीबन 38 उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले टूल क्रिएट करता हूँ। ये डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है ना, वो एंड मिल टूल है। तो ये काम जो है ना, इसकी रफिंग वो एंड मिल टूल पे होगी। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एंड मिल, क्रिएट एंड मिल टूल। तो अभी इसकी एक विंडो आ जाती है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ उसका नाम एंड मिल 4.5 mm। अच्छा, यहाँ पे उसका टूल का डायमीटर बता रहा है कि वो कितना है, तो उसका वो 4.5 है। तो लेंथ उसकी बता रहा है कि लेंथ कितनी है, तो मैं कहता हूँ 38 है। और ये भी कहता है कि मशीन पे कौन सा नंबर पे लगा हुआ है, तो मैं कहता हूँ मशीन के मैगज़ीन में टूल नंबर 1 है। और उसका फ्लूट्स जो है वो 3 फ्लूट्स का टूल है। बाकी सब को हम बाकी सब नहीं चढ़ना है, बस इस तरह इसको रहने देते हैं फ़िलहाल। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, तो एक टूल जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, ये वाला। अच्छा, ये टूल जो है ना, अभी इस तरह लाइनें नज़र आ रहे हैं। तो अगर इस पर मैं राइट क्लिक करके इस टूल पे और यहाँ पे शेडेड करता हूँ, तो ये भी एक शेडेड व्यू में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ये जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यहाँ पे आके टूल हाइट इसको मैं कर देता हूँ 5 मिलीमीटर। ये भी 5 मिलीमीटर एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये इसके जॉब के बिल्कुल करीब आ गया है। अब ये जॉब जो है ना, वो उसको अप्रोच करना आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा बाउंड्री भी क्रिएट हो गई है और ब्लॉक भी क्रिएट हो गया है। तो अभी सीधा हमने जाना है, ब्लॉक मैंने यहाँ से ऑन किए, सीधा हमने जाना है कि इसमें हम अभी रफिंग प्रोग्राम करें कि इस यहाँ से मटेरियल को रिमूव कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके टूल पार्ट
टूल पाथ स्ट्रेटजीज में आके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 3D एरिया क्लियरेंस, यहाँ पे ऑफसेट मॉडल क्लियरेंस, ये क्लिक करके यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ये एक मशीनिंग टाइप ये भी है रास्टर, लेकिन इसके लिए सूटेबल नहीं है। ये ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल जो है ना, ये इसके लिए सूटेबल है। इसको ओके करके अभी इसकी एक विंडो आ जाती है, वो डिफरेंट क्वेश्चंस करती है, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको जवाब देंगे और ये प्रोग्राम जो है ना वो क्रिएट कर देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, ये अगर आप नीचे देख ले तो अप्लाई एक्सेप्ट कर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ये अगर मैं छोड़ता हूँ तो वो नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए मैंने अपने उसको हाइड करना पड़ेगा। मेरे जो यहाँ पे बार है, स्टार्ट बार, उसको मैं हाइड करूँगा। तो यहाँ पे सेटिंग में आके और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। तो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन वो जो है ना मेरा बार मेरा नीचे चला गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह ऊपर करके आपको दिखा दूंगा फिर। अच्छा, तो प्रोग्राम का नाम है एंडमिल (4.5) ठीक है, ये सबसे पहले प्रोग्राम है और एंडमिल 4.5 पे चलेगा। यहाँ पे जो टूल हमने बनाया था तो उसने खुद ही डिटेक्ट कर दिया है, क्योंकि कोई और टूल था नहीं, तो इसने खुद ही वो टूल डिटेक्ट कर दिया है कि ये टूल आपके पास अवेलेबल है, तो ये काम इस टूल पे कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है, 4.5 mm का जो टूल है वो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस का मामला यह है कि अगर हमने इसके बाद कोई फिनिशिंग प्रोग्राम करनी है बालनों से, तो उसके लिए हम कोई मार्जिन इस मटेरियल के ऊपर, इस जॉब के ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर वो बालनूज टूल आके उसको कट करेगा, तो ये जॉब फिनिश हो जाएगी। तो अभी मुझे कोई थिकनेस नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा रह दूँ, इस पे छोड़ दूँगा कि बाद में अगर मैं एमर पेपर इस पे लगाता हूँ या कुछ और, तो वो, क्योंकि ये जब मैं वुड से बनाता हूँ ना, तो अगर मैं बाद में कोई एमर पेपर लगा के या कुछ और लगा के, तो बस मतलब वो मार्जिन भी ख़त्म हो जाए और फिनिश भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ 0.3 का थिकनेस। 0.3 में मेरे ख्याल में काफ़ी है, लेकिन 0.3 या 0.2 में छोड़ देता हूँ थिकनेस। ठीक है, आप इसको ज़रूर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा कि मतलब थिकनेस इसका मतलब क्या है और हम इसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ में ज़्यादा काम आती है, अगर आप मेरे इस बात पे नहीं समझे। अच्छा, ये स्टेप ओवर हो गया है। स्टेप ओवर ये 4 मिलीमीटर का टूल है, तो ये अगर ये एक कट लेगा इस तरह, तो ये कह रहा है कि ये स्टेप ओवर फिर कितना लेगा कि दूसरा नेक्स्ट कट लें। ठीक है, तो ये 5 मिलीमीटर अब यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगी हुई है, तो 5 मिलीमीटर ज़्यादा है, क्योंकि हमारा कटर जो है वो 4.5 का है। तो उसके डायमीटर से कम मैं यहाँ पे देता हूँ 3 4.5 mm से कम है, तो ये 3 मिलीमीटर शिफ्ट होकर नया कट लेगा। ठीक है, अगर 5 था तो फिर वो 0.5 मिलीमीटर बीच में छोड़ के नया कट लेता था, तो ठीक नहीं बनता था जॉब पर। अच्छा, स्टेप डाउन जो है, मतलब कि मशीनिंग जब हो रही है तो एक मशीनिंग हो के जब वो नेक्स्ट कट लेगा डाउन होगा, तो वह कितना डाउन होगा, तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम 5.5 मिलीमीटर या 0.3 मिलीमीटर डाउन हो जाओ और नेक्स्ट कट के लिए वो डाउन हो जाओ, नेक्स्ट कट ले लो। ठीक है, बाउंड्री बता रहा है कि कौन सी बाउंड्री में आपने काम करना है। तो बाउंड्री 1 ये जो हमने बनाई है, क्योंकि हमारे पास और कोई बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बाउंड्री शो हो रही है, बाउंड्री 1। और ये भी कह रहा है कि टूल बाउंड्री के इनसाइड रखना है कि आउटसाइड रखना है, कि मतलब आपने जो बाउंड्री बनाई है, आपने उस टूल को अंदर नहीं आने देना है कि उसके बाहर नहीं जाने देना है। तो मैं कहता हूँ कि कीप इनसाइड, मतलब वो अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। ठीक है, अच्छा, ये सारा फिल करके बस इसको और नहीं छेड़ना। और यहाँ पे मैं ये जो आपको अप्लाई नज़र आ रहा है, तो ये इस अप्लाई को मैं अप्लाई करता हूँ। अभी ये प्रोग्राम क्रिएट हो गया है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये देख लीजिए टूल पाथ जो है ना, इसने क्रिएट कर दिया है। इसको मैं लार्ज करता हूँ तो आपको
ये पाथ नज़र आएगा। ये जो लाइनें हैं बेसिकली टूल इस पे ही चलेगा, इसको फॉलो करके चलेगा ये वाली, तो तभी इसकी मटेरियल रिमूवल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो रेड इसमें लाइनें हैं तो ये एयर में जो मूवमेंट टूल कर रहा है तो उसकी है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पे लिंक में आके लिंक में लिंक्स ये स्किम और ये ऑन सरफेस कर देते हैं, लॉन्ग को इंक्रीमेंटल और इसको स्किम कर देते हैं, अप्लाई एंड एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं जो थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन इसको किसी और पे ट्राई करते हैं, अभी और में मज़ीद कम हो गई है। आप देखते हैं स्किम को मैं करता हूँ इंक्रीमेंटल, अप्लाई करता हूँ, ऑन सरफेस को मैं करता हूँ स्टेप डाउन। जहाँ पे ठीक रहे तो आपने वहाँ पे छोड़ देना है। इंक्रीमेंटल पे भी मज़ीद ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे ऑन सरफेस ही ठीक रहेगा। और ये अगर इंक्रीमेंटल रख दूँ मैं तो ये ज़्यादा हो गए, तो इसको मैं करता हूँ स्किम पे और अप्लाई करता हूँ। ठीक, बस ये इतना ही ठीक है। अच्छा, जेड हाइड में ये कहता है कि मतलब ये जो रेड कलर की जो लाइनें हैं ये रैपिड मूव है, जितना उठेगा ये 5 मिलीमीटर इसको डिफाइन कर रहा है, और ये जो 5 मिलीमीटर दूसरा बता रहा है ये वाली, तो ये इस लाइन को डिफाइन कर रहा है कि मतलब ये जब अप्रोच करेगा तो वो कितने डिस्टेंस से करेगा जॉब को। तो इसको मैं कर देता हूँ 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो 2 से बल्कि 1 मिलीमीटर कर देता हूँ और इसको मैं अप्लाई एंड एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी एक क्रिएट हो गई एक प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा इसकी अभी मैंने टूल पाथ जनरेट करनी है कि इसका जो एनसी प्रोग्राम है जी कोड से वो हम इसे हासिल कर सके। तो यहाँ पे आके टूल पाथ में ये जो हमारा टूल पाथ है इसको मैं क्रिएट इंडिविजुअल एनसी करके यहाँ पे एनसी में आके यहाँ पे सेटिंग में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस नाम को कॉपी, और आउटपुट फाइल के इस फाइल को आपने कहाँ पे सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। टेस्ट, अच्छा यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है पहले डेस्कटॉप पे, इसको मैं टेस्ट नाम देता हूँ। और यहाँ पे और जो मैंने ये वाला नाम कॉपी किया था इसको मैं पेस्ट करके यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। और ये मशीन ऑप्शन फाइल बता रहा है, आपने अपनी मशीन के हिसाब से करना है कि आपका मशीन कौन सा है, उसका कंट्रोलर कौन सा है। तो अभी हमारा जो मशीन है तो वो फानूक का है, तो मैं यहाँ पे सी में आके डीकेम और कॉन्फ़िगर डक्ट पोस्ट यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा बड़ा मैं करता हूँ। तो यहाँ पे फानूक ओपीटी, अगर किसी के पास फानूक मशीन है तो फानूक ओपीटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं ओपन करके राइट एंड अप्लाई करता हूँ, तो ये 2-3 सेकंड 5 सेकंड में ये प्रोग्राम को राइट कर देगा और अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई एंड एक्सेप्ट, यहाँ पे कैंसिल। अच्छा, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ उसी टेस्ट फाइल में, तो यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट उसी टेस्ट में जो है ना फर्स्ट साइड का नाम देता हूँ मैं। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, ये प्रोजेक्ट भी मेरा सेव हो गया है। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे आता हूँ, तो जो फाइल हमने जनरेट की वो ओपन विद नोटपैड। ओके, ये फाइल हमने जनरेट की थी और ये आ गई है। ये देखिए जी कोड, एम कोड, एक्स वाई जेड सारा इसने
जनरेट कर दिया है। अभी अगर ये फ़ाइल हम मशीन को सेंड करेंगे, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, एक से जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उसमें मैं दिखाऊंगा ये फ़ाइल मशीन पे किस तरह वर्क करेगी और हमारा आउटपुट किस तरह होगा, यह सर आप देख लेंगे इंशाल्लाह।